नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी आईक्यू में। आज हम 29 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शन है प्रेम के नायर, विवेक सांगवान, सागर मिश्रा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है प्रेम के नायर को। भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वे वर्तमान में बनटोटा में भारत के महान वाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। नाइजर की राजधानी है नियामी और नाइजर की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। नाइजर के राष्ट्रपति हैं महामदो इस सोफो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर की किस पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया। हमारा ऑप्शन खुडोल, मैत्री शक्ति, प्राणवायु, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है खुडोल को। मणिपुर की खुडोल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। इस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा किया गया है। खुडोल पहल को इम्फाल स्थित NGO या ऑल द्वारा शुरू की गई थी। खुडोल पहल के जरिए LGBTQI+ समुदाय, HIV से प्रभावित लोगों, दैनिक मजदूरी कमाने वाले बच्चों और किशोरों के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता अवस्थाओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह लोगों द्वारा जुटाई कोष वाली पहल है जिसमें लगभग 2000 परिवारों, व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1000 स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है। यह ऑल इम्फाल आधारित NGO है जिसे 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला के आयोजन के लिए स्थापित किया गया था। यह ऑल के संस्थापक हैं सदम हैजबम। युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत है जैथमा विक्रम नायक। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं NB बीरेन सिंह। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हमारा प्रश्न है सुमन गवानी, सुनीता सिंह, मनीषा देसवाल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सुमन गवानी को। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात किया गया था। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया था। गवानी 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुए जहां उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से स्नातक किया और फिर आर्मी सिग्नल कोर्प्स में शामिल हुई थी। वह उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली है। मेजर सुमन गवानी के साथ ब्राजील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अरूजो को यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस की अध्यक्षता में एक वेब समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। इन दोनों महिला सैन्य संदिग्धों को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस द्वारा पावरफुल रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया गया था। मेजर सुमन गवानी इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होंगी। वह एक सैन्य पर्यवेक्षक हैं जिसे कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात किया गया था। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन गवानी ने हाल ही में UNMISS में अपना कार्यकाल पूरा करने सहित दक्षिण सूडान में भी मिशन को पूरा किया है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार का इतिहास। यह पुरस्कार पहली बार साल 2016 में दिया गया था जिसके लिए 2015 में विजेताओं के चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस पुरस्कार को देने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए एक सैन्य संदर्भ में एक लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य रूप के रूप में परिभाषित करना और समझना है। साथ ही इसका लक्ष्य महिलाओं के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत सैन्य शांति सैनिकों के समर्पण को सम्मानित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया। हमारा ऑप्शन है फेसबुक ने, गूगल ने, ट्विटर ने, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है फेसबुक ने। सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य
दोस्तों और परिवारों के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। इस नई कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक की करने वाली नई उत्पाद टीम ने विकसित किया है। कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप की मदद से उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं से बात करने और कॉल करने के लिए उपलब्धता को इंगित करने में सक्षम होगा। अन्य उपयोगकर्ताओं को भी ऐसा करने और कॉल के लिए एक समय चुनने में सक्षम बनाएगा। इस नए प्लेटफॉर्म की सेवाएं मौजूदा कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ काम करेंगी और उपयोगकर्ता अपने मौजूदा फेसबुक खाते के साथ इस कॉलिंग एप्लीकेशन की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? हमारा ऑप्शन लोकल से ग्लोबल, अनंत से उन्नत, एंड भी उपयोग से भी। इसका सही आंसर है लोकल से ग्लोबल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 से लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। यह मंच देश के विभिन्न हिस्सों के दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस मंच ने पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों, पाकशाला संबंधी और उनसे जुड़े अन्य लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। हुनर हाट देश के दूर दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका बाजार उपलब्ध कराने वाला स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का प्रामाणिक ब्रांड बन गया है। इस बार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जहान भी नामक पेविलियन होगा, जहां लोगों को पैनिक नहीं, प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और इसके राज्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। और अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हो गया? हमारा ऑप्शन नई दिल्ली में, कानपुर में, हैदराबाद में, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन का पहला चरण है जो 27 से 29 मई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इससे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब इसे 2 चरणों में आयोजित करने की योजना है। इस सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। सेना कमांडरों के सम्मेलन के पहले चरण में भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेगा, जिसमें रसद और मानव संसाधन से संबंधित अध्ययन शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान वे मौजूदा उभरती सुरक्षा एवं प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार मंथन करेंगे और भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएफसी ने मध्य प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? हमारा ऑप्शन है NBPCL, ICMR, WHO, वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है NBPCL के साथ। ऊर्जा वित्त निगम, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी, बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने मध्य प्रदेश राज्य में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजनाओं और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊर्जा घटकों की स्थापना के लिए NBPCL द्वारा 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। पीएफसी ने NBPCL के साथ कुछ बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें चिंकी बोरस बहुउद्देशीय परियोजना, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद दूधी परियोजना, छिंदवाड़ा होशंगाबाद, बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना, टिंडोरी साकर पेंच लिंक, नरसिंहपुर छिंदवाड़ा आदि शामिल हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं राजीव शर्मा। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं ICP केसरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसके राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किकर बेज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया है? हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने, वित्त मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने,
उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार रामकिंकर बेज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक रामकिंकर बेज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन था। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी को 5 अलग अलग विषयों पर आयोजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है प्रोटैरेक्ट, फिर लाइफ स्टडी, अवस्तरक एंड स्ट्रक्चरल कंपटीशन, नेचर स्टडी एंड लैंडस्केप, संकल्पचर्स, रामकिंकर बेज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। वर्चुअल प्रदर्शनी में NGMA के आरक्षित संग्रह से रामकिंकर बेज की प्रमुख 639 कलाकृतियों को दिखाया गया है। रामकिंकर बेज आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक थे। वह एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक हैं अद्वैत चरण गणनायक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? हमारे ऑप्शन है नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंपा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग NH 94 के ऋषिकेश, द्रासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। 4 धाम परियोजना के तहत लगभग 879 किलोमीटर लंबे राजमार्ग निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। BRO को पवित्र तीर्थ गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाले 250 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इस सुरंग को सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं VK सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? हमारा ऑप्शन राजीव जोशी, साहिल मल्होत्रा, अर्जुन सिंह, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है राजीव जोशी को। भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है। वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन निपला द्वारा प्रदान किया जाता है। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल समाज के प्रति आविष्कार के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और जिसमें विजेता को $5,000 की राशि भी दी जाती है। निपला के अध्यक्ष हैं कोलमैन V रंगन और इसकी स्थापना 7 मार्च 1922 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने हेतु एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया? हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयासों को रेखांकित करने वाले एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजातियों में संरक्षण के लिए जर्मप्लाज्म संरक्षण है। इस संरक्षण कार्यक्रम में गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां शामिल हैं, जैसे जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस का संभावित इलाज खोजने के लिए शोध में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को वहीसल वलोयर वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लागू किया है। लगभग 1145 पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किया गया और कुल संरक्षण में से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लाल सूची के तहत 46 प्रजातियां उत्तराखंड के लिए स्थानिक हैं और 68 प्रजातियां लुप्त प्राय या खतरे में हैं। रिपोर्ट, जो संरक्षित पौधों के सबसे बड़े भंडार में से है,
भंडार में से एक है। इसे 24 मई 2020 को जारी किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है? हमारा प्रश्न, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय और सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। इस कार्यक्रम केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव कार्यों में किया जा रहा है। बिजली के बाढ़ गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित होते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और जानवरों, विशेष रूप से हाथियों से हमले के जोखिम को कम करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत विद्युत बाढ़ की निर्माण लागत का 50% किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।